हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई फील दैट यू आर डूइंग गुड एट योर होम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुस चून। वर्षों पुराना ये दोहा कभी नीतिवाद से प्रेरित लगता था, लेकिन आज ये सच साबित होता दिख रहा है। बढ़ते जल संकट को लेकर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का भी यही कहना है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर लड़ा जाए। भविष्य में पानी के भयावह संकट की चेतावनी देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ ऑफ क्लास 6th, and the topic is water. Today we are going to start chapter number 14, water, of class 6th. The first question which comes to our mind, we all know that there are so many uses of water in our day-to-day life. We cannot imagine our life without water, because we are dependent on water for so many activities like washing, cooking, bathing, cleaning. It is also used in agriculture for irrigation. It is also used in industries for producing so many things. Water is also used to produce electricity. You know that in hydropower plants. Big dams are built over the rivers. नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों से बिजली बनाई जाती है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों। आप देख सकते हैं इरिगेशन के लिए भी पानी की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी की ज़रूरत है, और बहुत सारी एक्टिविटी जो भी हमारे केमिकल्स फैक्ट्रीज़ हैं उन सभी में पानी की बहुत ज़रूरत है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. You know that there is a scarcity of water in the desert. So desert animals are also adapted for that. We have discussed in the previous chapters. जो desert animals होते हैं कम पानी में जिंदा रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, adapted हो जाते हैं उसी एरिया में, जैसे कि आपको पता है कैमल या कैक्टस। Then sources of water. ये बहुत ही important question है that from where do we get the water? So we know that we get the water from oceans, lake, rivers, streams, ponds and wells. एक क्वेश्चन हमारे पास बार बार मन में आता है, बार बार कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन हम सुनते हैं बहुत सिंपल कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल की हर एक बूंद कीमती है, इसे बचाओ। ऐसे बहुत सारे स्लोगन हम सुनते हैं और बनाते हैं, पोस्टर भी बनाते हैं स्कूल में। लेकिन क्या सच में हम पानी को बचाते हैं? पानी को बचाना इतना ज़रूरी क्यों है? तो हमें ये समझना होगा दैट देयर इज़ ए स्टोरी ऑफ ए सेलर हु लॉस्ट हिज शिप इन द आइलैंड एंड ही इज सेइंग दैट वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉर ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी ही पानी है, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है वो सेलर? क्योंकि आपको पता है समुंदर का पानी नमकीन खारा होता है, उसको पीकर प्यास नहीं बुझाई जा सकती। तो वो कहता है कि मैं चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास पीने के पानी की एक भी बूंद नहीं है। सो दैट इज़ द ट्रू फैक्ट दैट द क्लियर वाटर, द पोटेबल वाटर, द वाटर विच वी कैन ड्रिंक is very less on this planet Earth. Most of the water is in oceans, that is saline, that cannot be used for drinking. So that is why we say about 2/3 of the earth is covered with water, but most of this water is in ocean and seas. The water in the oceans and seas have salt dissolve in it. आपको पता है समुद्र के पानी में बहुत सारे salt dissolve होते हैं। तो ये समुंदर का जो पानी है, saline water is not fit for domestic use and agriculture use, or it cannot be used in industries. Why Earth is called as blue planet? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में। So 2/3 of the earth is covered with water,
so it looks blue. That's why we call it as blue planet. And you also know that Earth is a planet on which life is possible. So why life is possible on Earth? Water is very important factor. And oxygen is available on Earth. So that's why life is possible on this planet Earth. Then we say where this water is present. So water is also present in air. And then we will talk about water cycle. This water is cycled among the oceans, from the river, from the ponds to the atmosphere, and again it comes back to the earth. This is called as water cycle. So there is a very simple process which is called evaporation. Is the process in which water changes into water vapor on heating. आपने देखा होगा जब आप घर में पानी को उबालते हैं पतीले में, तो कुछ देर के बाद वो पानी उबलने लगता है और उससे भाप बनती है. आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, आप करके देखिएगा. आप एक प्लेट में थोड़ा सा पानी डालिएगा, एक खुली प्लेट में थोड़ा सा पानी डालिएगा और उसको दिन में आप धूप में रख दीजिएगा और शाम को चेक कीजिएगा पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया होगा. दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन, द प्रोसेस बाय विच द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. तो जैसे सनलाइट पड़ती है प्लांट्स के ऊपर, ज़मीन पे, लैंड पे, वाटर पे, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है. इसके अलावा एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है जिससे पानी दोबारा एटमॉस्फेयर में जाता है. और मैंने आपको एक्टिविटी करके भी दिखाई थी एक बार पहले भी, दैट व्हेन यू जस्ट रैप ए पॉलीथीन ऑन द लीफ ऑफ ए प्लांट विच इज पॉटेड प्लांट, ऑन द नेक्स्ट डे यू विल ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट इन दैट. अगले दिन आप देखोगे उसके अंदर पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी. तो वो पानी कहाँ से आया? वो पानी पत्तों ने लॉस किया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा. पत्तों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं. उसके थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको भी ट्रांसपीरेशन कहते हैं. इससे भी दोबारा पानी कहाँ पे चला गया? एटमॉस्फेयर में. ठीक है बेटा. देन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर, कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर. ऐसा आपने जरूर देखा होगा जब आपकी मम्मी दूध उबालती हैं किचन में, व्हेन दे आर बॉइलिंग द मिल्क और बॉइलिंग द वाटर एंड दे कीप ए प्लेट ओवर इट. उस प्लेट को रख देते हैं ढक्कन के रूप में. थोड़ी देर के बाद आप उस प्लेट को उठाओ तो उस प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें नज़र आती हैं. या फिर गर्मियों के दिनों में आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आप किसी ग्लास कोई पानी लें और उसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े डाल दें तो ग्लास के बाहर ऐसा लगता है स्टील का ग्लास हो या कांच का ग्लास, उसके बाहर पानी आ जाता है. तो क्या वो पानी ग्लास के अंदर से बाहर जा रहा होता है? नहीं. बिल्कुल सही. हाँ. क्यों? वो जितने भी एटमॉस्फेयर में आसपास वाटर वेपर होते हैं वो वहाँ पे आके कंडेंस हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं. तो इसी तरह से क्या बनते हैं? बादल. When the tiny droplet of water join together to form a bigger drop of water, they fall down as rain, snow or hails. वो बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, या जिनको ओले कहते हैं उसके रूप में ज़मीन पे आते हैं. So condensation is the process by which the water vapors are converted into liquid. जो वेपर हैं वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? लिक्विड में. इसको कहते हैं कंडेंसेशन. तो आपको पता है कि अगर हम बात करें वाटर साइकिल की तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो पानी है सबसे पहले इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद उसने बादल बनाए और क्लाउड से रेन हुई या फिर हेल हुए, जिसको हम कह रहे हैं हेल स्टोन्स भी कहते हैं उसको, हेल स्टोन्स, ओले पड़ना. स्नो आपको पता ही है, whenever the temperature lower down the snow will fallen down. So this is the different form. Rain is also called as precipitation. Precipitation. What happened to the water which goes down to the earth as a rain, snow or hail? तो जो भी पानी है आपको पता है कि वो सबसे पहले रिवर्स में, पॉन्ड्स में इकट्ठा होगा एंड अल्टीमेटली इट गोज टू द ओशियन. एंड दिस वाटर, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. क्यों? क्योंकि बारिश क्या करती है? बारिश रिचार्ज भी करती है बेटा. बारिश रिचार्ज करती है किसको? बारिश रिचार्ज करती है हमारे ग्राउंड वाटर को. जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे पानी है, वो धीरे धीरे सीप डाउन होता रहता है. सीप डाउन होने के बाद अर्थ के पोर से वो कहाँ चला जाता है?
ज़मीन में नीचे, तो ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी रिचार्ज करती है, नदियों को भी रिचार्ज करती है। तो ये सारी की सारा जो काम है वो कौन करता है? रेन। तो वाटर साइकिल क्या हुई? द वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ इवेपोरेट्स। पहले वो इवेपोरेट हुआ, राइजेस अप हुआ, राइजेस अप होने के बाद इट कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड एंड देन फॉल बैक टू द अर्थ एज ए रेन. This is called as the circulation of water between ocean and land is called as water cycle. So simply we know that sun is the source of energy, sun is the source of heat. When this heat fall on the ocean, this water is evaporating. It is going to atmosphere, it is forming cloud, and then cloud undergoes condensation, then precipitation you can say, snow you can say, or hailstone. It goes to the lakes, it goes to the river and ultimately this water reaches the oceans. और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता है बेटा. आजकल आप देखते हैं, आप ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, कहते हैं जी 200 फीट्स पे आपका पानी निकला, 300 फीट पे पानी निकला, तो वो पानी का लेवल जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है बेटा? कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि बारिश कम हो रही है, हमने बहुत ज़्यादा जगह जगह बोरवेल लगा दिए हैं, तो लोग लगातार उस पानी को खींचते जा रहे हैं और वो पानी का लेवल लगातार और नीचे जाता जा रहा है. तो हमें कम से कम पानी को निकालना चाहिए, कम से कम पानी को यूज़ करना चाहिए, और बारिश होती रहेगी तो ये पानी जो है दोबारा से क्या हो जाएगा? रिचार्ज. यू कैन सी इन दिस वीडियो, दिस इज़ अ वंडरफुल वीडियो वेयर यू कैन सी द सरफेस वाटर विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की वजह से, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण की वजह से ये क्लाउड्स बना रहा है क्योंकि सनलाइट यहाँ पड़ रही है. क्लाउड्स के बाद ये कंडेंसेशन हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा? कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, और ये पानी दोबारा से नीचे पहुँच जा रहा है अर्थ पे. कुछ पानी नदियों में, नालों में और समुद्र में पहुँच जाता है, और कुछ पानी ज़मीन से होता हुआ अंडरग्राउंड वाटर को बनाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज वाटर साइकिल. द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर बिटवीन, यू कैन से, बिटवीन द पॉन्ड, lakes and ocean to the atmosphere and again coming back. So this is a cycle, circular way, so that's why we call it as a water cycle. Then water is very important and sometimes we are saying that there is a scarcity of water. पर कई बार ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक होता है. आपने सुना बहुत बार, when there is excess of rainfall that causes the rise in the level of the water and the water is covered, water spill into the plains and they cause flood. We know that flood causes damage to the crops, domestic animals, properties and human life. So due to excessive and heavy rains, the flood may happen in the rivers. That is also a dangerous thing. And then there is another question, what will happen if there is a scarcity of water? अगर पानी की कमी होगी तो क्या होगा? तो ड्रॉट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, फेमाइन पड़ जाएगा, अकाल जिसको कहते हैं. You can see in this picture, second video, you can see the lot of cracks on the soil. You can see the people are taking lot of gallons to fetch the water. This is a scene of a desert where there is a scarcity of water, जहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा कमी है, लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है पानी की खोज में. So this is called as drought. Lack of rain for a long time make the soil dry and level of the water in the rivers and the lakes and the ponds goes down and even may dry up. This causes drought. And drought may lead to a condition which is called as famine. When no rain for longer period of time, there is no food to eat, लोग भूख के कारण मरना शुरू हो जाएं, खाने को कुछ ना मिले, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फेमाइन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अकाल पड़ना. पानी बहुत ज़रूरी है. पानी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो सम ऑफ यू आर ऑल्सो डूइंग दिस. इन आवर स्कूल ऑल्सो दिस सिस्टम हैज़ बीन डन, दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. व्हाट इज़ दैट? Simply all the water which is fallen on the roof of your house, it is collected in a pipe, and from the pipe it goes to a underground tank where it is stored, and from there you can use it whenever you need.
सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के पानी को दोबारा से रीयूज करना। तो ये दो तरीके से हो सकता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिफिलिंग द ग्राउंड वाटर। आजकल आपने देखा होगा इस तरह की अलग से एक पार्किंग टाइल्स आ रही हैं और they are simply fitted in the sand or the soil. Why the government is taking these kind of a step and we should also use these kind of tiles? Why? Because when the rain fall on these tiles, there is no cement in between them. So what will happen? The water will simply seeps into the spaces between the tile. पानी इस स्पेस के बीच में से चला जाएगा और वो अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेगा, हमारे रिचार्ज, ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको क्या करेगा, रिचार्ज। अगर ये पक्के सीमेंट की बनी होती तो क्या होता, पानी यहाँ पे गिरता और वो पानी ऊपर ही रह जाता और वो नाली से होता हुआ, नदियों से होता हुआ ओशियंस में चला जाता, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाता और पानी की वेस्टेज होती। तो हमें इस तरह के स्टेप अपनाने होंगे जिससे क्या होगा, पानी को बचाया जा सकता है। सो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ी। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाटर साइकिल है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो पानी को हमें बचाना है क्योंकि पानी की बूंद बूंद क्या है, कीमती। धन्यवाद।